नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। लोकसभा में संविधान के मुद्दे पर 2 दिन जबरदस्त बहस चली। हालांकि उम्मीद थी कि संविधान में इसलिए इन 75 सालों में संविधान की दशा और दिशा पर बहस होगी, लेकिन बहस इस बात पर टिकी रही कि संविधान में अब तक क्या हुआ। विपक्ष का एजेंडा बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल साफ था कि वो संविधान पर जिस तरह से संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिसका वो आरोप लगा रहा है, उस पर सरकार क्या जवाब देती है। लेकिन सरकार के पास, सरकार में चाहे चर्चा की शुरुआत करने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों और चाहे समापन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चर्चा को 1975 की इमरजेंसी के इर्द गिर्द ही बनाए रखा। उनके लिए संविधान में 1975 से बाद और उसके पहले कोई खास बात नहीं है। तमाम जो उपलब्धियां हैं उनकी बात नहीं करना है और पिछले 11 साल में अपनी सरकार ने संविधान को लेकर क्या किया उसके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है। लेकिन 1975 में इमरजेंसी लागू की गई, संविधान की हत्या की गई, लोकतंत्र की हत्या की गई, ये जो रटे रटाए जुमले हैं वो फिर से संसद में तैरते हुए दिखाई पड़े। इस पूरे जो 2 दिन का घटनाक्रम रहा, आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को एडॉप्ट किया गया और अब उसके 75 साल पूरे हो गए हैं। तो 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए, उस पर संविधान पर नए सिरे से चर्चा करने के लिए कि क्या उसकी उपलब्धियां रहीं और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एक पत्र लिखा था स्पीकर को। तो फिर तय हुआ कि हाँ ठीक है, इस पर बहस कराई जाएगी, संसद के दोनों सदनों में कराई जाएगी। 13 और 14 दिसंबर की तारीख रखी गई लोकसभा के लिए और अभी 16 और 17 दिसंबर को इस पर राज्यसभा में चर्चा होगी। तो चर्चा में बहुत सारी बातें आई। अब कल की जो 14 तारीख को हुई उसमें राहुल गांधी ने बोला, भाषण दिया और उसके पहले दिन प्रियंका गांधी ने भाषण दिया था। सत्ता पक्ष की ओर से राजनाथ सिंह ने शुरुआत की थी बहस की। अखिलेश यादव ने बोला और अखिलेश यादव ने तो बड़ी दिलचस्प बात कही कि भाई संविधान पर चर्चा हो रही है, लेकिन जो संविधान के प्रधान हैं संसद में यानी प्रधानमंत्री, वही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री इस 2 दिन की चर्चा में सिर्फ तब आए जब उनको बोलना था और बोलने में उन्होंने अपना पूरा समय दिया। लगभग 1.25 घंटे तक उन्होंने भाषण दिया अपना। इस भाषण में उन तमाम भाषणों का एक संग्रह दिखाई पड़ा जो चुनाव के दौरान देते हैं, तमाम कार्यक्रमों में देते हैं या फिर विदेश में जाते हैं तो वहाँ पर देते हैं कि संविधान में कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया, 1975 में क्या हुआ। इन्हीं के इर्द गिर्द वो घूमते दिखाई पड़े। और दिलचस्प बात यह है कि इसी की उम्मीद भी की जा रही थी। 2 दिन पहले राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रधानमंत्री 1975 की इमरजेंसी की ही बात करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। हालांकि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने ज़रूर तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जिसमें उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं कैसे कमज़ोर की जा रही हैं। सरकार उन संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रही है जिनके आधार पर ये पूरा का पूरा लोकतंत्र हमारा टिका हुआ है, देश टिका हुआ है और संविधान ने जो व्यवस्थाएं दी हैं उन्हीं के आधार पर ये सारी चीज़ें टिकी हुई है, लेकिन उनको कमज़ोर किया जा रहा है। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो या फिर संसद हो। और ये भी एक ऐसा मौका है कि जिस समय संविधान पर चर्चा हो रही है, ये देखिए एक संयोग ही इसको कहिए कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा के सभापति अविश्वास प्रस्ताव की जद में आए हों। नोटिस दिया जा चुका है, आगे की कार्रवाई अब उस पर होनी है। और दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। तो अपने आप में 2 बड़ी संस्थाएं, उन पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं कि ये दिखाई पड़ रहा है कि संविधान हमारा किधर जा रहा है। बहरहाल राहुल गांधी ने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए और एकलव्य का उदाहरण देते हुए कि किस तरह से उसका अपना अंगूठा ही काटने पर विवश हुआ और गुरु द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया, उन्होंने मांगा गुरु दक्षिणा के रूप में।
उसी तरह से अंगूठा मांगा जा रहा है यहाँ पर युवाओं का। यानी कुल मिलाकर कि जिस पूरी स्थिति है, युवाओं का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, अग्निवीरों का मुद्दा है, यानी जो सेना में ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी गई है, इन सारे मुद्दों पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। जीएसटी के मुद्दे पर कोई सफाई देने की बात नहीं है। सवाल पूछा जाता है तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता, संसद में चर्चा नहीं कराई जाती। तो विपक्ष के मुताबिक, राहुल गांधी के मुताबिक, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो संविधान को कमज़ोर कर रही हैं। और ये भी एक संयोग देखिए कि जिस समय संविधान पर चर्चा हो रही है, उधर शंभू बॉर्डर पर किसानों, जो दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसान हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें हो रही हैं, रबर की गोलियां दागी जा रही हैं, और लगभग 2 दर्जन किसान, 18-20 किसान जो है वो घायल हो गए, बुरी तरह से घायल हो गए, और आखिरकार उनको वापस जाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि संविधान की मौजूदा स्थिति क्या है, संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति क्या है। अच्छा, दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये बात कही कि 1975 की इमरजेंसी का जिक्र किया उन्होंने, और इंदिरा गांधी को आड़े हाथों लिया, ये चूंकि पता था विपक्ष को, जैसा हमने कहा कि रामगोपाल यादव पहले ही कह चुके थे, और प्रियंका गांधी जब भाषण दे रही थी, उनका पहला भाषण था लोकसभा में, अभी वो चुनकर आई हैं उपचुनाव में, उन्होंने ये कहा, जब वो बोल रही थी तो टोका टोकी की गई, तो बहुत ही बेहतरीन जवाब उन्होंने दिया प्रियंका गांधी ने कि हाँ ठीक है, 75 की इमरजेंसी है, काला धब्बा है, निश्चित तौर पर है, लेकिन उससे आपको खुद सीखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने वो गलती की तो उसकी माफ़ी मांग ली, आप भी माफ़ी मांगिए जो आपने तमाम गलतियां की हैं। तो एक बड़ी सीख देते हुए उन्होंने ज़बरदस्त उस पर कटाक्ष किया, और ये भी कहा, एक बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा है और लोकतंत्र को कमज़ोर करने के आरोप लग रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया कैसे कमज़ोर की जा रही है, चुनाव आयोग किस तरह से घेरे में है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन एक बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि संविधान संशोधन करने का खून लग गया कांग्रेस पार्टी को, ये अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब भाषा है। हालांकि इस तरह की भाषा उनके लिए कोई नई नहीं है, और 1.5-2 घंटे, पौने 2 घंटे का जो उन्होंने भाषण दिया, उसमें उनकी पार्टी के नेता ही ऊँघ रहे थे संसद में, लोकसभा में बैठकर। किसी को नींद आ रही थी, कोई इधर उधर करवटें ले रहा था, क्योंकि वही सारी बातें रिपीट कर रहे थे। लेकिन ये बात जो उन्होंने कही कि संविधान संशोधन को लेकर, तो संविधान संशोधन प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए कि ये भी संविधान का हिस्सा है। संविधान में संशोधन का स्कोप रखा गया है, संविधान निर्माताओं ने ही रखा, इसलिए रखा कि देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, और संविधान को भी इतना लचीला बनाए रखना चाहिए कि उनके हिसाब से उसमें बदलाव किया जा सके। संविधान में एक अनुच्छेद है 368, वो अनुच्छेद ही इसीलिए बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी। और संविधान में जब संशोधन होता है तो संविधान निर्माताओं को पता था कि ऐसे कभी भी सिंपल मेजॉरिटी की सरकारें या फिर अल्पमत की सरकारें आकर गठबंधन के हिसाब से वो संविधान संशोधन न कर पाएं। संविधान संशोधन वही सरकारें कर पाएं जिनके पास 2/3 बहुमत हो। 2/3 बहुमत का मतलब होता है कि जनता का एक व्यापक समर्थन। तो जनता के एक व्यापक समर्थन वाली सरकारें, अगर ज़रूरत है किसी मुद्दे पर संविधान में बदलाव की ज़रूरत है तो उसको कर सकती हैं, अगर वो राष्ट्रहित में है, लोगों के हित में है, जनता के हित में है, उसके लिए स्कोप दिया गया है। तो उसको एक स्कोप रखा गया है कि संविधान में संशोधन हो, लेकिन उसको बहुत कठिन भी इसीलिए बनाया गया है कि जनता के जो 2/3 बहुमत की सरकारें रहेंगी वही ऐसा कर सकती हैं, सारी सरकारें कर भी नहीं सकती हैं। दूसरी बात ये कि संविधान में ये भी कहा गया है कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं और संविधान में लिखी हुई कोई भी चीज़ जिसमें की जो बेसिक फीचर्स को डैमेज न करती हो, यानी मूल ढांचे को प्रभावित न करती हो, उनमें बदलाव किया जा सकता है। तो ये खून लग जाना इसको नहीं कहेंगे, ये ज़रूरत के हिसाब से जब ज़रूरत आई, और संविधान में इन्हीं ज़रूरतों को देखते हुए RTI एक्ट आया, राइट टू इंफॉर्मेशन।
राइट टू एजुकेशन, बहुत सारी मनरेगा जैसी स्कीमें आई और ये सारी चीज़ें या और भी बहुत सारे संशोधन हुए हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, दल बदल कानून बनाया गया, उसके अलावा वोट डालने की जो उम्र है उसको 21 से 18 साल किया गया। तो बहुत सारे परिवर्तन किए गए। ये तो मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। तो ये ज़रूरत के हिसाब से देखते हुए किए गए हैं और आगे भी इसका स्कोप बना हुआ है अगर सरकारों के पास 2/3 बहुमत रहता है दोनों सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो उसको ये कहना कि उसका खून लग गया, ये अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। और संविधान को जानने वाला व्यक्ति और संविधान की रक्षा की जिसके पास जिम्मेदारी है, जिसने संविधान की शपथ ली हो और एक संवैधानिक संस्था के भीतर बैठकर और एक संवैधानिक पद पर बैठकर अगर वो ऐसा कह रहा है तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। आपकी भाषा इस तरह की हो सकती है, लेकिन कम से कम आप किस मुद्दे पर ऐसी बात बोल रहे हैं वहाँ तो अपनी भाषा पर लगाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ी। कुल मिलाकर इस बहस को जहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्स्ट्रक्टिव वे में ले जाना चाहिए था, बिल्कुल मैं साफ तौर पर यह कहना चाहूँगा कि विपक्ष की ओर से उसकी काफ़ी एक पहल अच्छी रही, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जिस तरह से उसको पुराने ढर्रे पर ही, पुरानी चीज़ों को ही याद करने में, इमरजेंसी को याद करने में, कांग्रेस पार्टी की सरकारों की आलोचना करने में उन्होंने इसको लगा दिया, यानी गड़े मुर्दों को उखाड़ने में आगे क्या करना है और अभी हम क्या कर रहे हैं, बजाय इसके वो पीछे की चीज़ों का उल्लेख करते रहे और वही चीज़ें बार बार जिसको कहते रहते हैं। इसलिए वहाँ पर इस पूरी बहस की दिशा को ही एक डाइवर्ट कर दिया, या कह लीजिए कि उसको उस समय को पूरा ख़राब कर दिया। अन्यथा ये बहस बहुत अच्छी हो सकती थी, बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल कर आ सकती थी और ये पता लगता कि आखिर इसमें और क्या बेहतर हो सकता है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के कारण जो सामान्य तौर पर वहाँ बहसबाजी होती है, उसी इस विशेष मुद्दे पर चर्चा के दौरान भी इसको उसी तरफ मोड़ दिया गया, जिससे 2 दिन का जो समय संसद का गया और उससे निकलकर बहुत सारी जो चीज़ें आ सकती थी वो नहीं आ पाई। अब देखते हैं कि राज्यसभा में बहस की दिशा क्या होती है, लेकिन लोकसभा में तो बहुत ज़्यादा इससे निराशा ही हुई है। बहुत कॉन्स्ट्रक्टिव इसको नहीं कह सकते हैं, बहुत सकारात्मक नहीं कह सकते हैं। और निराशा किधर से हुई है? सबसे ज़्यादा निराशा हुई है सत्ता पक्ष की ओर से, और उसमें भी सबसे ज़्यादा निराशा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।